ऐसे छोड़ दो। पेज 97 क्वेश्चन नंबर 6 and 7। 6 भी बेस्ट है। ओके, हो गया था 7 कर लिया था आपने? 4 हुआ था क्या? Yes, sir. ओके डन। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। तन्वी, एक और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखना है फ्रिक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? क्या बोला? क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। A body of mass 2 kg is kept on the inclined surface of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the inclined needed to make the block move up the inclined tangent. Static friction. Okay. What is the mass of the body? 2 kg. Mass of the body is 2. तो हमने इसमें कई क्लासेस देखा था कि म्यू की वैल्यू गिवन है इसमें 0.0.2। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है F, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F की वैल्यू क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन F की वैल्यू होंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? होता है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे म्यू के टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। Fs max is equal to mu s n, Fk is equal to mu k into n। Okay. जैसे आपने इस बॉडी को रिलीज करेंगे, व्हाट विल हैपन? तो आप देखो कि इससे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे mg का कंपोनेंट इस तरफ, दैट इज द mg sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री मींस हाफ, दिस इज द mg by 2। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? अगर स्मूथ सरफेस होता बॉडी विल फॉल डाउन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल जस्ट अपोज इट्स मोशन। इस मोशन को अपोज करने के लिए रहेगा और इधर रहेगा ऐसे। F कैसा फोर्स फ्रिक्शन आएगा? अगर मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Ft की वैल्यू क्या आएगा? म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। आप देखोगे म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? तो नॉर्मल रिएक्शन n mg cos थीटा से आ जाता है। mg cos थीटा, mg cos 30 डिग्री, mg √3/2 ऐसे आया था। 2 into mg √3/2 क्या वैल्यू आया था भाई? mg √3/2। m की वैल्यू गिवन है 2 kg, सो 0.2 into 2 into 10 और into √3/2 कैलकुलेट करने पे कुछ आता है। क्या आता भाई? 3.46 न्यूटन। और जबकि यहाँ पे mg की वैल्यू क्या है भाई? 10 न्यूटन। व्हाट इज दिस? m into 2 into 10/2, that is a 10 newton. Since this force is greater, force of friction is very small with respect to 10 newton, body will fall down automatically. There is no need of any other force कि भाई इसको नीचे लाने के लिए, ऊपर लेने के लिए हमें क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। ये खुद से नीचे आ जा रहा है। अपवर्ड ले जाना हो, then we have to think about it. तो डाउनवर्ड खुद से आ जाएंगे। लेकिन इसी पार्ट में अब इसने 7th में बोला है रिपीट पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम 6, इनर पार्ट ए नहीं, अप द इंक्लाइन के लिए। पार्ट ए किसके लिए? अप द इंक्लाइन के लिए। डाउन द इंक्लाइन सरफेस के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी फोर्स। डाउन द इंक्लाइन सरफेस के लिए नो नीड ऑफ एनी फोर्स। इसको डाउनवर्ड खुद से ही आ जाएगा। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ रहा है, 3.46 का नेट फोर्स की वैल्यू इधर आ जाते हैं। इस एक्शन के साथ ही बॉडी नीचे की तरफ आएगा भाई 10 न्यूटन और माइनस 3.46 न्यूटन। कितने हो गए भाई? नो, माइनस कर लिया यहाँ पे। इट इज द 6.54 न्यूटन। 6.54 न्यूटन। दिस इज द
नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, इसकी वैल्यू को बता सकते हैं 6.54 डिवाइड बाय 2 kg, है ना, न्यूटन बाय kg, समथिंग 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से खुद से ही वापस आ जाएंगे, खुद से ही नीचे आ जाएगा, हमें इसको नीचे लाने के लिए कोई एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पार्ट बी में, ये पार्ट बी के लिए था, और पार्ट ए के लिए क्या था भाई, अप द इंक्लाइन सरफेस। तो पार्ट ए में बोले कि भाई अप द इंक्लाइन सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट आपने देखा कि दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री। अगर हमें इसको अप द इंक्लाइन लेके जाना है बॉडी को, तो हमें फोर्स इधर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स। लेकिन कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो देखना पड़ता है कि कितने इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। दूसरा फोर्स तो आ रहा है mg का कंपोनेंट, दैट इज 10 न्यूटन। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर आ जाएगा f की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.46 है ना, Yes. 46 न्यूटन। F अप्लाइड, अगर हम इस बॉडी को जस्ट ऊपर की तरफ लेके आना हो इंक्लाइन सरफेस के अलोंग, तो हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा मिनिमम। अगर एक्सेलरेशन के साथ ले जाना होगा, देयर इज अ नीड ऑफ मोर फोर्सेस। F अप्लाइड सो दैट कि कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़े, जीरो एक्सेलरेशन के साथ जाए, उसके लिए F अप्लाइड की जो वैल्यू है वो होना चाहिए 10 न्यूटन प्लस 3.46 में। ये था क्वेश्चन 6। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले कल डिस्कस किया हुआ था, लेकिन हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखना था, दैट्स व्हाई हमने इसको देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या करता है। Yes. Repeat part A that of the incline of problem 6 if the push is applied horizontally, not parallel. Okay. अभी जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो कैसा फोर्स है भाई, पैरेलल टू द इंक्लाइन। सभी इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, ऐसे ऐसे फोर्स जा रहा है। लेकिन सेकंड नहीं, अगर आपको ऐसे पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस फोर्स नहीं लगाना हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना हो, फिर किधर होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना। तो लेट्स डू दैट, अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स को दिखाना है। इज इट ओके, पार्ट बी को हटाते हुए और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पार्ट ए करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहीं पे कर ले। अब इससे लेकिन भी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई फोर्स करना है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। इधर करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो ये वाला जो अप्लाइड फोर्स है ना, ये एक्चुअली एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका। ये एंगल यहाँ पे जितना एंगल देना है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड के लॉन्ग है और ये हॉरिजॉन्टल है। व्हाट इज द एंगल, थीटा। इट इज द cos थीटा। और इसके कंपोनेंट इस तरफ भी आ जाएंगे डाउनवर्ड, ऐसे आ जाएगा, और ये जाएगा F अप्लाइड sin। हम बताना है भाई F अप्लाइड sin थीटा ऐसे डाउनवर्ड नहीं, यू कैन से एज सरफेस के परपेंडिकुलर, उससे भी सरफेस के ऐसे इंक्लाइन करा है ना, तो उसका दूसरा कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर सरफेस हमारे पास एक आता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक उसके अपोजिट में इस तरफ आएगा फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा, F अप्लाइड sin थीटा, F अप्लाइड sin। तो जब आप एक्चुअली ऐसे फोर्स लगाते हो ना हॉरिजॉन्टली, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे चेंज कर जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, नॉर्मल रिएक्शन पे। और नॉर्मल रिएक्शन जो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, इस अप्लाइड sin थीटा पे, इस कंपोनेंट पे आ जाएगा। कैसे, देख लो बैलेंस करके। नाउ इस वाले क्वेश्चन पे यहां से हटाते हैं। इज इट क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन नाउ, नॉर्मल रिएक्शन कैन बी इक्वल टू, देखना इधर की तरफ हमारे पास एक और कंपोनेंट है, पहले वाला इंफॉर्मेशन मैंने यहां से पाया था, एक mg है आपके पास,
एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा था, कितना था सभी? Sin. mg cos cos का आ रहा होगा, Yes. और इस तरफ जो था वो एक ही mg sin थीटा का ये पार्ट है ना, ये वाली चीज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन नाउ? The normal reaction can be equal to f applied sin theta plus mg cos theta. यही main, this is the main thing that has to be known here. Normal reaction की वैल्यू चेंज कर गया, that's why जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना F की, उसकी वैल्यू mu into normal reaction होना चाहिए। That's why mu normal reaction की वैल्यू क्या होगा भाई? F applied sin theta plus mg cos theta. Get the value. Cosine. Sin. ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये अप्लाइड फोर्स है, हाँ इधर अप्लाइड फोर्स है। F अप्लाइड ये कितने एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो इसकी 30 डिग्री वैल्यू रखूंगा यहाँ, दिस इज 30 डिग्री। तो इसकी कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा कि जिस जिस साइड की तरफ एंगल हो उस तरफ cos लेते हैं। ये हो गया, ये cos में आ गया, cos 30 डिग्री हो गया। और इधर क्या हो जाएगा? ये वाली कंपोनेंट, कंपोनेंट जब भी लेते हैं ना तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, एक अलोंग दी प्लेन है, दूसरा कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर प्लेन। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक अलोंग द प्लेन होगा, दूसरा परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है? तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos f applied sin theta। इधर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा? f applied sin theta, क्योंकि इधर f applied cos theta है, बोलेंगे यहाँ पे f applied थीटा पे आपने रखना है 30 डिग्री, क्लियर है? और mg का कंपोनेंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये बैलेंस है, क्या ये वर्टिकल सरफेस के परपेंडिकुलरली लिफ्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या इसकी परपेंडिकुलरली नीचे जा रहा है? नो, नहीं जा रहा है। मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? f अप्लाइड sin थीटा प्लस mg cos थीटा। f k इज इक्वल टू mu इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज कर गया, f k की वैल्यू चेंज कर। अब इसने कहा कि नहीं, कम से कम कितने फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे? तो वी कैन से, अब क्या लगेगा यहाँ पे इस कंडीशन में? एक तो यहाँ पे लग रहा है mg sin थीटा, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे आ रहा है f k, यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f k। और इसको अगर स्लोली लेकर के जाना है आपको, तो हमें इन दोनों फोर्स को F अप्लाइड cos थीटा should be equal to 10 न्यूटन and plus Fk, इनको बैलेंस करना। तो just to move up, just to move up the inclined, just to move up the inclined, क्या आ जाएगा भाई? तो हो जाएगा F अप्लाइड, कौन सा कंपोनेंट है? cos 30 डिग्री should equal to mg sin 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमने 10 न्यूटन लिया हुआ है, 10 न्यूटन एंड प्लस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे F। तो इस F की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी F अप्लाइड है और यहाँ भी F अप्लाइड है, फिर दोनों को हम कॉमन लेकर निकालना पड़ेगा। देयर इज अ 10 न्यूटन एंड प्लस F के लिए आप लिखोगे mu into F अप्लाइड sin थीटा एंड प्लस आप mg वाला टर्म रख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको mg cos 30 डिग्री mg रूट 3/2 या 10 न्यूटन 20 रूट 3/2, ये लिखते हैं। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? mu की वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो, mu into F अप्लाइड, बट एक्चुअली F अप्लाइड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज हम रख देंगे। यहाँ पे sin 30 डिग्री हो जाएगा, mg 2 kg का है, g 10 का है, cos 30 डिग्री रूट 3/2 का है। वी कैन सॉल्व इट, यहाँ पर रख देते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ F अप्लाइड, कॉमन निकालिए और हो जाएगा, क्वेश्चन होगा। डू इट।
ठीक है, तो क्या आंसर आता है भाई? कन्वर्जन, शमिका, हर्षिका, तन्वी, ये फ्रिक्शन आ रहा है समझ में थोड़ी? Yes, sir. So 17.59 will be the prox answer. Sin 50 degree, root 3 by 2. Oh, sorry, 1 by 2. Cos 30, root 3 by 2. Sin 30, 1 by 2. और यहाँ पे हमने cos 30 डिग्री वैल्यू रखा है root 3 by 2. गेट द वैल्यू कितना भी if applied 17.59. after calculation it is 17.59. यहाँ भी if applied है और यहाँ भी, दोनों को पहले कॉमन लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद you can solve it, है ना? यहाँ पे Yes. आपको लिखना होगा if applied कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बची है cos 30 डिग्री root 3 by 2. इसको इधर आने दो, माइनस साइन म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2 एंड sin 30 डिग्री 1 by 2. दैट्स इट. बाकी इधर रहने देते हैं 10 न्यूटन एंड प्लस म्यू 0.2 into 20 into root 3 by 2. ये वाली if applied इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12. क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व इट. सभी पहले एक बार ट्राई करें, डायग्राम ड्रॉ कीजिए पहले. There is one pulley, one block over here. फ्रिक्शन वाले हैं लेकिन फिर भी जो पुली होती है वो स्मूथ एंड लाइट लिए जाते हैं इसमें.
जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ सरफेसेस जो ब्लॉक्स है उनके बीच की सरफेसेस के बीच के लिए होता है, पुलिस में कोई फ्रिक्शन नहीं। And this body is now on this horizontal surface. Coefficient of friction at this point is mu1, at this point is mu2. Mass is given यहाँ का क्या mass है? So 2 kg. Here 4 kg. इसका तो फ्रिक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली के पास। That's why पुली अगर लाइट स्मूथ हो तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन फिर हम यहाँ पे मिलेंगे। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। एक स्ट्रिंग यहाँ से चला ऐसे घूमते हुए फिर वापस आ गया तो फिर एक जैसा ही टेंशन होगा। कोई रफनेस होता, फ्रिक्शन होता तो टेंशन अलग हो जाता। जितना फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करते उतना ही फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो पाता, दूसरे पर वहां तक ट्रांसफर नहीं होगा। दैट्स व्हाई तो ये वन तरह का एक स्ट्रिंग है, एक टेंशन, टेंशन टी, टेंशन टी। बाकी फोर्सेस आपको दिखाना होगा कौन कौन से फोर्सेस है। जितनी कांटेक्ट तो हर कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आप सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज perpendicular to the surface, always means no confusion, तो always it is perpendicular। mu2 है तो आप इसको n2 बोल सकते हो और यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगे आपको, यहाँ पे इसको आप n1 बोल। और जैसे जैसे आप इसको रिलीज करोगे व्हाट विल हैपन, भाई ये बॉडी तो खुद से इधर उधर नहीं कर पाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। व्हाट जैसे आपने इस बॉडी को रिलीज करेंगे इट विल सडनली कम डाउन, इट विल ट्राई टू कम डाउन, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो बदले में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप अलोंग द इंक्लाइन सरफेस ऐसे आ जाएगा और सिंस अगर मोशन में होगा तो बोलेंगे एफ की, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं आप, इस तरीके का 2 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं एफ के 2। और ये बॉडी अगर डाउनवर्ड अगर ऐसे एक्सीलरेटेड होगा ए एक्शन के साथ तो इसमें सेम एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड होगा ए, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्कुल फिक्स्ड है, रिजिड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो पा रहा है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ में कोई चेंजेस होता ना तो यहाँ की मैग्नीट्यूड और यहाँ की मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होती, लेकिन मैग्नीट्यूड एक ही होगा सभी का, ठीक है। तो इसकी इसकी इसका मूवमेंट इस तरफ होगा, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके वेलोसिटी के अपोजिट में, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में, अपोजिट टू इट्स रिलेटिव वेलोसिटी दिस वे। यहाँ पे लिखेंगे F की 1। बट काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है भाई, म्यू के इनटू करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन। भाई यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हो गया, इनकी कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो ना कोई कांटेक्ट फोर्स होंगे और नहीं नॉर्मल एक्शन होगा, नहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन F के 1, नॉर्मल एक्शन और F के 1 एक ही फोर्स का दो अलग अलग पार्ट होते हैं। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बोलूंगा ना तो ऐसे आएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट। इस नॉर्मल एक्शन N1 और इस F के 1 का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली हम ऐसे बोल सकते हैं कि F कांटेक्ट is the vector sum of normal reaction and plus Fk1। और नॉर्मल रिएक्शन और ये जो कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल होता है ना, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज, मैं थोड़ी सी थ्योरी भी पार्ट इसमें कराते जा रहा हूँ आपका। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल विद द कांटेक्ट फोर्स। नोट कर लें इसको, एंगल, छोटी छोटी थ्योरी भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, भले इसकी इस प्रॉब्लम बनाते समय तो जरूरत नहीं क्योंकि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट
कॉन्टैक्ट फोर्स। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों का जो कॉन्टैक्ट है ना वो सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल एक्शन इज आल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है इन दोनों का वेक्टर सम। अगर मैं बोलूं कि भाई इस F कॉन्टैक्ट की मैग्नीट्यूड बताइए, यू कैन से व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F कॉन्टैक्ट, यू कैन सिंपली से n1 स्क्वायर and Fk1 square and root over it. Why square? Because it is the perpendicular and this is the resultant. By Pythagoras theorem, आप यहाँ तक पहुँचना हो तो Fk1 और ये n1 इधर चलना पड़ेगा, एक बेस बन जाता है, एक परपेंडिकुलर बन जाती है और यहाँ कंटिन्यूअस है, यही रिजल्टेंट। So what is the angle of contact? Once again, what is the angle of contact? It is the angle between normal and net contact. It is angle between normal and angle of friction. It is angle of friction. Angle of friction. What is the angle of friction? Between Normal and net contact. Angle of friction is from lambda से indicate करते हैं। आगे एक angle of contact भी होता है वहाँ भी जो। That is the angle of friction. उसी तरीके से यहाँ भी आपको मिलेगा tension, क्या acceleration भी रहेगी। किसमें? ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा कॉन्टैक्ट एंगल पॉइंट बता दिया आपको। ठीक, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बता दिया। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड F net contact. This is the angle of friction. हम यहाँ से देखें कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसी के दो पार्ट करते हैं, नॉर्मल एक्शन बनता है, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है काइनेटिक के फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, ऑलवेज म्यू के इनटू नॉर्मल एक्शन। F की 1 की वैल्यू क्या होगा, μ1 इनटू n1, μ1 इनटू n1। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे F के 2 की वैल्यू क्या होगा, μ2 इनटू n। F की 2 इज इक्वल टू μ2 और इनटू n। ठीक है, जस्ट मैं एक एडिशनल थ्योरी यहाँ पे आपको कराया हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेकर के, जो कि एंगल नॉर्मल एक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच के एंगल को बोलते हैं। तो हर जगह पे हम देख सकते हैं इन दोनों का भी कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा ना, n2 और Fk2 का किधर आएगा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाना पड़ेगा, ये हो जाएंगे, इनका कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, इसलिए F कांटेक्ट, और इसका एक अलग एंगल आ जाएगा, इसकी कैसे λ2। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट दिस पोजीशन, λ2। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भाई, नॉर्मल और नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल होता है, सॉरी उसको क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इजंट इट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें एक्सेशन दे रखा है, कितने एक्सेशन दे रखा है भाई, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन की बाकी हम कांटेक्ट फोर्स की बात कर लिया, काम खत्म हो गया कांटेक्ट फोर्स का, तो इसे हटा देता हूं मैं यहाँ से, फिगर को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात हो चुकी है, मुझे कांटेक्ट याद आया था। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही आसान सा है तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जिस तरफ एक्सेशन उधर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, दिस साइन इज पॉजिटिव एंड दिस इज टेंशन T ए नेगेटिव, Fk1 ए नेगेटिव में आएगा, और mg का एक कंपोनेंट इस तरफ भी आ रहा है, एस आएगा कि नहीं, is mg depends on its angle of inclination, is mg sin theta। क्लियर है। दूसरा mg का एक और कंपोनेंट होगा जो इस तरफ होंगे, जो होगा mg cos थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट इज mg cos। नॉर्मल एक्शन इज n2 is equal to mg cos, it is mg cos। और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन
आप सिर्फ इस बॉडी पे ध्यान दोगे, बोलो तो क्या इक्वेशन लिखोगे? F net is equal to mass into acceleration. F net means vector sum of all the forces. क्या आएगा भाई vector sum of all the forces में? mg sin It is mg sin theta minus t minus fk2. So equal to mass into acceleration. Number one. fk2 की यहाँ पे आप लिखोगे mg sin theta minus 10t minus mu into n2. n2 की यहाँ पे फिर आप प्लेस करोगे, ऐसे रिप्लेस करते जाना होगा वैल्यूज को। क्या लिखोगे भाई? mg cos theta टेंशन t mg sin t minus n is equal to what? m. Number one. सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन बताइए भाई क्या आएगा? sir mu2 mu2 आएगा इसमें, यहाँ पे mu2 है ना, तो यार mu की यहाँ पे आप you have to find a mu2. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है that is a mu2. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1. सिमिलरली इसमें एक्सेशन इस तरफ है तो दिस साइन इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में होगा और इधर नेगेटिव में। भाई जिधर एक्सेशन हो उस तरफ पॉजिटिव, जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं बिल्कुल वैसा सेम है। सो t माइनस यहाँ भी हमने लिख लिया f net is equal to mass into acceleration, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है ना। इसकी मास क्या है? 4 kg, तो इसके मास के यहाँ पे आपको 4 kg का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी मास 2 kg का है, 2 kg का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसकी मास को थोड़ी देर के लिए m1 मान लो और इसकी मास को आपने m2 मान लो, तो इसकी प्रॉपर वैल्यूज को आपको रखना पड़ेगा मास। तो यहाँ पे जो भी मासेस है वो m2 के फॉर्म में होना चाहिए, m2 ऑल दिस आर m, है ना, ये सब m2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? इट्स द 4 kg। यहाँ पे क्या है? m1 t minus t माइनस minus t माइनस fk1, बस यही हो गया, इज इक्वल टू m1 into a, that's it। इसको रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा t माइनस mu1 into n1 और n1, what is the value of n1 here? It is simply m1g। n1 की वैल्यू क्या होगा? तो m1g हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल तरीके से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन आएगा जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, बस एक एडिशनल फोर्स बढ़ जाता है। कौन सा फोर्स भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बाकी एक ही जैसे है। जिधर एक्सेशन हो उधर पॉजिटिव साइन, इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे, एफडी बनाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए क्या है।